हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ। मैं कक्षा 12वीं का अध्याय 2 है, जो नाम है इसका मानव जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो जीव होता है अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, मतलब वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो जीव होता है वो अपनी क्या करता है, अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, वो प्रक्रिया जो होती है वो जनन कहलाती है। तो मनुष्य क्या है, जरायुज है, यानी विविपोरस है, यानी बच्चा देने वाला जीव है। अर्थात मनुष्य जो होता है उसमें निषेचित जो है अंडे का भ्रूणीय विकास होता है, वो भी गर्भ के अंदर। मतलब जो अंड निषेचन हो जाता है जिस अंड का, वो भ्रूण की अवस्था में उसका विकास होता है और वो गर्भ के अंदर होता है। यह वे सुव्यवस्थित मतलब तथा ये क्या है, ये सुव्यवस्थित जो जीव है, शिशु है, उसको जन्म देते हैं। मनुष्य एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है प्राणी। और जो नर है, इसमें नर एवं जो मादा है, वो जनन अंगों हैं, जनन के जो अंग हैं, वो लैंगिक लक्षणों में ही नहीं बल्कि आकार में भी, आकारिकी में भी जो लक्षण होते हैं, बाहर के लक्षण में भी जो लिंग की द्विरूपिता, मतलब जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी दिखने में दोनों अलग होते हैं। आगे है नर या पुष्प जनन तंत्र, मतलब नर या पुरुष जनन तंत्र। तो जो नर जनन तंत्र होता है उसको निम्नलिखित अंगों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राथमिक जनन अंग या फिर अंग वृषण, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस। तो ये क्या है, यह ग्रंथिल अंडाकार, मतलब ग्रंथियों से ग्रंथिल है और अंडाकार ग्रंथि है। और ये जो है, जो देह गुहा है, देह की जो गुहा है, एपिथीलियम में एपिथीलियम जो लेयर होती है उससे आवृत होते हैं, उसका आवरण उसमें चढ़ा रहता है। और तथा जो वृषण कोश होता है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, उसमें उपस्थित होता है। आगे है वृषण कोश। जो वृषण कोश होता है उसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 जो डिग्री है वो कम होता है, और जिससे क्या होता है, जिस पर जो शुक्राणु है उसका निर्माण होता है। शुक्राणु जनन जो नलिकाएं हैं, जिसको सेमिनिफर्स जो ट्यूबल्स बोलते हैं, वो वृषणों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो शुक्राणु जनन नलिकाएं हैं। और इन शुक्र नलिकाएं हैं, उनमें शुक्र जननीय कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स पाई जाती हैं जो शुक्राणु बनाती हैं। तथा जो अवलंबन कोशिकाएं होती हैं, सपोर्टिंग जो सेल होती हैं, या फिर सर्टोली कोशिकाएं कहलाती हैं उनको, जो शुक्राणु जो कोशिकाएं हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं और उपस्थित रहती हैं। नलिकाओं में बीच बीच में क्या होता है, लीडिंग कोशिकाएं होती है, उपस्थित होती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका स्रावण करती है, मतलब वो सीक्रेट करती है। आगे है सहायक जनन अंग, यानी नर जनन में सहायक अंग जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि शुक्रवाहिकाएं, यानी वासा इफ्रेंटिया जो है, ये क्या होती है, वृषण से निकलने वाली पतली नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित होकर अधिवृषण बनाती हैं। आगे अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस, ये क्या होती हैं, ये शुक्रवाहिकाएं जो हैं उनका एक समूह होता है जिसमें शुक्राणु परिपक्व यानी पक जाता है या पूरा ग्रो हो जाता है। आगे है शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस, ये क्या है, ये अधिवृषण में से निकलती हैं तथा मूत्र मार्ग के जो चारों ओर फैली रहती हैं, और शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं वो बनाती है। और यहाँ पे क्या होती है, क्या है, शुक्राणुओं का संग्रह होता है और परिवहन भी यहीं पे होता है। आगे है मूत्र मार्ग, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। मूत्र तथा वीर्य दोनों इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। आगे है सिशिन यानी पेनिस। तो यह क्या है, उत्तेजनशील मैथुन अंग होता है, इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। और यह क्या है, ये शुक्राणुओं के जो मादा जनन मार्ग है उसमें परिवहन के लिए सहायक होता है। शुक्र जो सहायक जो ग्रंथियाँ होती हैं ये प्राय 3 प्रकार की होती हैं। पहली है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। यह ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करती है, क्षारीय लिक्विड जो है द्रव वो क्या निकालती है, स्रावित करती है, सीक्रेट करती है, जो मूत्र मार्ग जो है उसमें
अवशिष्ट जो मूत्र है उससे जो उत्पन्न होने वाला जो अम्ल होता है उसको समाप्त कर देता है। आगे है काउपर ग्रंथियाँ। जो काउपर ग्लैंड्स या ग्रंथियाँ होती हैं इन्हें बल्बोयूरेथ्रल जो ग्रंथि है, बल्बोयूरेथ्रल जो ग्रंथि है वो भी कहते हैं इसको, और ये क्षारीय द्रव स्रावित निकालती हैं जो मूत्र मार्ग को क्षारीय करता है, जिससे जो शुक्राणु होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। जो शुक्राशय होता है वो शुक्राणुओं के लिए शयन मतलब रहने का एक द्रव बनाते हैं, और जो वीर्या यानी सेमन के आयतन का भाग होता है, और यह शुक्राणुओं को संरक्षण एवं पोषण प्रदान करता है। देखिए, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं वो वृषण की भीतरी सतह पर नलिकाओं के एक घने जाल में खुलती हैं, और इसे वृषण जलिका या फिर रेटेटेस्टिस मतलब कहते हैं। और इससे क्या होता है 5 से 20 शुक्र वाहिनिकाएँ जो वाहिकाएँ होती है वो निकलकर एपिडिडाइमस जो है वो एक गुहा या डक्ट खोलती हैं। आगे है मादा या फिर स्त्री जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र निम्नलिखित अंगों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक जनन अंग जो पहला जनन अंग है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी। मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रेणी या फिर पेल्विक गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होती हैं, और ये क्या होती है, ये मीसोवेरियन है उसके द्वारा वृक्क के पीछे जो देह की भित्ति होती है उससे जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक अंडाशय जो होता है वो अंडाशयी स्नायु यानी ओवेरियन लिगामेंट जो है उसके द्वारा गर्भाशय से अंडाशय जो फिम्बरी होती है ओवेरियन फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनियों से जुड़ा रहता है। अंडाशय में जो परिधि होती है उसकी ओर ग्रिफिन पुटिकाएँ होती हैं जिनमें अंडाणु जो होता है उसका निर्माण होता है, और ये अंडाणु एस्ट्रोजन एवं FHS जो है वो हार्मोन के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। आगे है सहायक जनन अंग। तो जो सहायक जनन अंग है वो इस प्रकार हैं। एक होता है फैलोपिन नलिका, फैलोपिन ट्यूब, और ये क्या होती है, ये एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिकाएं होती हैं जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं, और इसके जो तुम्बिका है एवं जो संकीर्ण जो रास्ता है जो पथ है उसकी संधि स्थान पर जो अंडाणु होता है उसका शुक्राणु में से क्या होता है एक निषेचन होता है। और अगला है गर्भाशय यानी यूट्रस। ये क्या होता है, ये पेशीय थैलिनुमा संरचना है जिसमें जो भ्रूण होता है वो विकास होता है इसका। आगे है योनि यानी वेजिना। यह क्या है, संभोग यानी मीटिंग के दौरान शिशु से वीर्य ग्रहण करती है तथा जो शिशु होता है उसके जन्म के समय जो जन्म नाल होते हैं उसके रूप में भी कार्य करती है। आगे है वेल्वा भंग। मानवीय जो मादा होती है उसके जो बाहर का जनन अंग होता है उसको सामूहिक रूप से भंग कहते हैं। आगे है सहायक ग्रंथियाँ। ये प्राय 2 प्रकार की होती हैं। बार्थोलियन ग्लैंड्स या ग्रंथियाँ। बार्थोलियन जो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या होते हैं, मलाशय व वेस्टिब्यूल के बीच की स्थिति होती है तथा जो चिपचिपा जो द्रव होता है वो स्रावित करती है जो मैथुन में सहायक होता है। और अगला है स्तन ग्रंथियाँ, मैमलरी ग्लैंड्स। एक जोड़ी जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं वक्ष के जो अधर भाग होता है उसमें स्थित होती हैं, और ये दुग्ध स्रावण करने का काम करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। आगे है युग्मक जनन यानी युग्मक का निर्माण होना। तो वृषण हो या फिर अंडाशय की जो जननिक उपकलाएँ होती हैं, जर्मिनल जो एपिथेलियम होती है उनकी कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसके द्वारा युग्मक का निर्माण होने की जो क्रिया होती है उसको युग्मक जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आगे है नर में नर युग्मक तथा शुक्राणु तथा मादा में मादा युग्मक या फिर अंडाणु या फिर डिंबाणु ओव्यूम बनता है। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यह प्रक्रिया वृषण की शुक्र जनन जो नलिकाएँ होती हैं सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स होती हैं उनमें होती है, और जो शुक्र जनन की जो गुणन होती है, गुणन की जो प्रावस्था होती है, गुणन की जो अवस्था होती है उसमें जनन जो उपकला होती है उनकी जो कोशिकाएं हैं उसमें बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन जो है वो कोशिकाएं बनती है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो बनती है। और वृद्धि अवस्था में जो शुक्राणु जो कोशिकाएं होती हैं वो पोषक पदार्थ एकत्र यानी इकट्ठा कर प्राथमिक प्रशुक्राणु जनन यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं, और
एवं जो परिपक्व जो प्रावस्था है उसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके द्वारा प्रक शुक्राणु या फिर प्रशुक्राणु स्पर्मेटाइड्स बनाती है। जो प्रशुक्राणु होता है उसके शुक्राणु में परिवर्तित होने की क्रिया को ही शुक्राणु कार्यांतरण या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। आगे है शुक्राणु। इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं, एक होता है शीर्ष, एक होता है मध्यखंड और एक होता है पूंछ। तो जो शीर्ष भाग होता है उसमें केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान एक रचना होती है जिसको एक्रोसोम, मतलब जिसमें रचना जो है एक्रोसोम पाई जाती है। इससे जो स्रावित हाइल्यूरोनिडेज जो एंजाइम होता है वो मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित जो द्वितीयक भित्ति होती है उसको भेदने या छेद करने का कार्य करता है, और जिससे जो शुक्राणु है वह अंडाणु में प्रवेश करके उसे निषेचित कर सके। अंडजनन। इसकी जो गुणन प्रावस्था होती है उसमें अंडाशय के भीतर की जो प्रारंभिक जो जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणुजन जो होते हैं, अंडाणुजननी जो कोशिकाएं होती हैं ओगोनिया जो होती हैं वो बनती हैं, और जो वृद्धि अवस्था होती है उसमें अंडजनन जो कोशिकाएं होती हैं वो पोषक पदार्थ या फिर पीतक यानी योक एकत्रित कर प्राथमिक अंडक जो होता है प्राइमरी ओसाइट्स बनाती हैं। डिम्बोत्सर्जन ओव्यूलेशन। तो इसके पश्चात जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके द्वारा प्राथमिक जो अंड कोशिकाएं होती हैं एक बड़ी द्वितीयक अंड कोशिका तथा छोटी प्रथम ध्रुवी कोशिका बनाती है, और तत्पश्चात उसके पश्चात द्वितीय जो अंड है कोशिका है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा एक छोटी द्वितीयक ध्रुव कोशिका तथा बड़ा अंडाणु ओटिड्स बनाती है। मनुष्य जो मानव जो स्त्री है उसमें एक अंडाणु में 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जिनमें से 22 कायिक गुणसूत्र हैं काया के लिए, और एक जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है जो एक्स होता है। अगला है आवर्त या फिर मासिक चक्र। मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। इस काल में प्रति महीने अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है, और निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की जो दीवार है एवं अंडाशय में जो चक्रीय परिवर्तन होता है, और इस चक्र को मासिक चक्र या फिर आवर्त चक्र कहते हैं। और जो मासिक चक्र होता है वो 3 अवस्थाओं में होती है। एक है क्रम प्रसारी अवस्था प्रोलीफेरेटिव फेज। FHS जो पुटिकाएं होती हैं उनको एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है, और इस अवस्था का अंतराल जो होता है वो 1 से 12 दिन का होता है। उसके बाद जो स्रावित अवस्था सिक्रेटरी फेज, जो कार्पल ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन होता है तथा एस्ट्रोजन होता है उसकी अधिक मात्रा का स्रावण करता है, और इस अवस्था में अंतराल 12 से 14 दिन का होता है, और इससे प्रोग्रेसिव प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि अंत स्तर गर्भता है या प्ररोपण के लिए तैयार हो जाता है। आगे मासिक अवस्था मेंस्ट्रुएशन फेज। यह पुराने मासिक चक्र की अंतिम तथा नए मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है, और यदि अंडाणु निषेचित नहीं है तो जो कार्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरोन स्तर में कमी के कारण नष्ट हो जाता है, और इसमें जो गर्भाशय जो एंडोमीट्रियम जो है उसके टूटने से रुधिर का स्राव होता है, और यह स्राव लगभग 5 दिन तक चलता है। यह FSH या LH जो होता है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन जो है उसके द्वारा नियंत्रित होता है, और यदि निषेचन नहीं होता है तो जो कार्पलस है वो ल्यूटियम कार्पल एल्बिकेंस जो है उसमें परिवर्तित हो जाता है, जो काले चिन्ह की तरह होता है। आगे है निषेचन एवं अंत्यारोपण। तो अगुणित नर शुक्राणु और अगुणित मादा जो अंडाणु है उसका जो युग्मक है उसके संयोजन को ही निषेचन कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। और स्तनधारियों में जो फैलोपिन नलिकाएं होती हैं उसमें यह क्रिया संपन्न यानी पूरी होती है। निषेचन से पहले अंडाणु से फर्टिलाइजन का स्रावण होता है, और यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही जो है उससे क्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप दोनों में असंजक हो जाता है, और निषेचन के समय एक्रोसोम जो होता है हाइल्यू
रोडिनेज जो एंजाइम होता है उसका मोचन होता है, वो मतलब वो निकलता है जो अंडाणु को घेरे हुए जो कोरोना रेडिएटा है उसमें उपस्थित जो हाइल्यूरोनिक जो अम्ल होता है उसको घोल देता है, गला देता है। और निषेचन के 24 घंटे बाद युग्मनज जो है उसमें विदलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ये जो युग्मनज होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार बढ़ती हुई संख्या और घटते हुए आकार की कोशिकाओं में सतत यानी लगातार विखंडन या विदलन क्लीवरेज कहलाता है। विदलन के फलस्वरूप बनी जो कोशिकाएं हैं उनको कोरक खंड या फिर ब्लास्टोमर्स कहते हैं। विदलन जो पीतक है उसकी मात्रा व वितरण पर निर्भर करता है। लगातार विदलनों जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसके पश्चात जो कोशिकाएं होती हैं उनकी एक ठोस गेंद बन जाती है जिसे मोरुला कहते हैं। और मोरुला है उसमें कोरक जो गुहा होता है ब्लास्टोकोल जो होता है वो अनुपस्थित होता है। आगे तत्पश्चात लगातार विदलन के फलस्वरूप जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसके फलस्वरूप जो कोरक खंड है उनके मध्य उनके बीच में एक गुहा या कोरक गुहा विकसित हो जाती है जो कोशिकी जो श्रावण है जैसे कार्बोहाइड्रेट व एल्ब्यूमिन से भरी रहती है। इस अवस्था को ब्लास्टुला या कोरक कहते हैं। पक्षियों में इसे ब्लास्टोसिस या फिर स्तनियों में इसे ब्लास्टोडर्मिक आशय भी कहते हैं। भ्रूण का जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ना जो होता है उसे रोपण या फिर इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और ब्लास्टुला जो है अवस्था में भ्रूण को सबसे पहले जो गर्भाशय है उससे जोड़ने का कार्य करता है और वो अपरा या कोरियोन नामक झिल्ली करती है। सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूण के अंतरोपण के बाद इसकी जो ब्लास्टोमरीय कोशिकाएं होती हैं वो आकारजनिक या फिर मोर्फोजेनेटिक जो विकास है उसकी गतियां करते हैं। और ये प्रमुख जो गतियां होती हैं एपिबोली अर्थात भावी एक्टोडर्म्स कोशिकाओं का चारों ओर फैलना तथा एम्बोली अर्थात भावी अंतर जो त्वचा है या मध्य स्तर जो जनन स्तर है उनकी कोशिकाओं का अंदर की ओर चलन होता है। और इस गति के कारण जो भ्रूण है वो गर्भाशय 3 जनन स्तरीय बन जाता है, मतलब 3 लेयर वाला। ऑर्केंट्रॉन जो है या फिर गैस्ट्रोसील जो है गुहा का निर्माण हो जाता है और अंत में विभिन्न अंगों की प्रारंभिक जो रचनाएं होती है वो बनती है जैसे रुधिर, वृक्क, हृदय, जनद, त्वचा की डर्मिस आदि का उद्भव या विकास भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। बाह्य भ्रूणीय झिल्ली, बाहर की जो भ्रूणीय झिल्ली होती है, झिल्ली जो भ्रूण है उसकी जो बाहर बाह्य जो होता है ब्लास्टोडर्म से विकसित होती है और वास्तविक भ्रूण जो है उसके निर्माण में भाग नहीं लेती। अतः इन्हें बाह्य भ्रूणीय कलाएं या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। भ्रूण कलाएं पितक जो कोश होता है, एमनियोन और कोरियोन जो है तथा अपरा पोशिका होते हैं, अपरा को पोषण देने वाली। प्लेसेंटा या फिर अपरा जो है वो प्लेसेंटा वह संरचना है जिसके द्वारा जो जरायु स्तनधारी हैं उनका विकासशील जो भ्रूण होता है वो गर्भ अपना पोषण मात्र जो गर्भाशयी रुधिर होता है उससे प्राप्त करता है। और यह पोषण के अतिरिक्त जो भ्रूण है उसके श्वसन, प्रतिरक्षण व उत्सर्जन संबंधित कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपरा से गर्भावस्था में कोरियोनिक जो गोनेडोट्रोफिक या फिर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या फिर रिलैक्सिन जो नामक हार्मोन होता है उसका स्रावण होता है। सभी जो यूथेरियन जो स्तनधारी हैं उसमें रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है और जैसे मनुष्य तथा कपी यानी बंदर। प्रसव क्या होता है? गर्भ की वृद्धि के पूर्ण होने पर शिशु जो होता है उसका जन्म गर्भाशय की अनिच्छिक पेशियों में संकुचन या इनवॉलेंट्री जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है उसकी लंबी प्रक्रिया से होता है और इससे जो प्रवस या संकुचन या फिर लैब्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तथा इस अनुभव को प्रसव वेदन या फिर लेबर पेन भी कहते हैं। आगे है दुग्ध स्रावण यानी दूध का निकलना। तो सगर्भता अवधि के अंत में शिशु जो है उसके जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों में प्रोलैक्टिक हार्मोन द्वारा दुग्ध स्रावण प्रारंभ हो जाता है और यह पीयूष ग्रंथि के आगे जो पिंड है उससे स्रावित होता है और प्रथम जो दुग्ध है उसको प्रथम स्तन्य या फिर
कोलेस्ट्रोम कहते हैं और यह अति पोषक द्रव होता है और शिशु की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।